नहीं सही, लेकिन हम लोग मिल रहे हैं। और क्या दादा, क्या मसरूफियत, कुछ क्या नहीं, कर अभी डाला क्या इसी ने ले पढ़े, कुछ फिल्में देखी, और अभी हाँ वही। हाँ वही, और कोई अभी पर वो जी का कुछ काम शुरू हो रहा है, तो लोकेशन वोकेशन देख के आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात। ख्याल है, हाँ वो मेरे को लगता है ये महीने के लास्ट में शुरू हो हाँ जाएगा 20 तारीख से। ऐसा ये लग रहा वाला है चलो, क्या? तो हम लोग तो शुरू करते हैं। अच्छा, आज हाँ गीतांजलि की बड़ी हाँ ख्वाहिश थी कि हाँ इनके आप हाँ सबके साथ बिहाइंड द सीन्स पर बात की जाए। तो वो बिहाइंड द सीन्स, जब मैं आया टेलीविजन की फील्ड में, तो मेरा बैकग्राउंड तो थिएटर था ही, और थिएटर से ही सिनेमा और टेलीविजन आया है। तो थिएटर के ही बेसिक रूल आज भी फिल्म और टेलीविजन में इस्तेमाल होते हैं, अगर आप ध्यान दें। तो मिसाल के तौर पे एक टर्म होता है मिज़ान सीन। मिज़ान सीन जो है, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के लिए लिख देते हैं कि कोई भी घटना कैमरे पर घटित होती हुई कैसी लगेगी। तो उसमें एक स्पेस होता है, और उस स्पेस में कुछ कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर्स कैसे मूव करेंगे, किस लाइन पर कहाँ जाएंगे, कैमरा कहाँ जाएगा, उसकी पोजीशंस क्या होंगी। तो ये सारे एलिमेंट उस बिहाइंड द सीन्स में से एक चीज होती है। मगर उससे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है हमको चर्चा करनी चाहिए प्री प्रोडक्शन की, क्योंकि नाटकों के प्री नाटकों प्रोडक्शन के से फिल्म का प्री प्रोडक्शन बहुत अलग होता है। और हाँ फिल्म के प्री प्रोडक्शन में, और टेलीविजन खासतौर से जब मैंने शुरुआत की, तो मैंने ऐसे लोगों के साथ शुरुआत की जो फिल्म से टेलीविजन में आए थे। मिसाल के तौर पर श्याम बेनेगल साहब, वो उस वक्त बना रहे थे भारत एक खोज नाम का एक सीरियल, जो आप सबने देखा है, जी जी। जो आज बहुत ही आर्काइवल वैल्यू की चीज बन गई है। और उस वक्त भी जब मैं उससे जुड़ा था, तो मुझे ये एहसास था कि मेरे जीवन में ये एक ही बार कोई व्यक्ति बनाएगा। और श्याम बेनेगल साहब जाहिर है कि अपने दौर के और इस समय के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक हैं भारत के। और उस समय तो जब मैं मुंबई आया, तो श्याम बेनेगल साहब जाहिर है ऑल्टरनेट सिनेमा कहलाता था, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी उन्होंने जुनून, कलयुग जैसी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई थी। भूमिका बड़ी अच्छी फिल्म थी। अंकुर, 7-8 उनकी शुरू की फिल्में देखकर हम सब बड़े चमत्कृत हुए थे उस समय, और थिएटर का ही माहौल था उनके यहाँ। श्याम बाबू की यहाँ अच्छी बात ये थी कि मैं जब मिला उनसे, तो नीतीश रॉय नाम के एक प्रोडक्शन डिजाइनर हुए हैं हमारे देश में, अभी भी हैं, कलकत्ता में शिफ्ट हो गए। वो उस वक्त बम्बई में काम करे, तो मृणाल सेन के आर्ट डायरेक्टर थे। फिर वहां से श्याम बेनेगल साहब ने उनको मंडी में अपने साथ शामिल किया था, और मंडी के बाद उन्होंने और मंडी को फिल्में श्याम बेनेगल साहब की थी। उन्होंने उस वक्त तमस जैसी फिल्म को पूरा प्रोडक्शन डिजाइन किया था, तमस का, जिसमें सेट्स लगाए थे फिल्म सिटी में। और भारत एक खोज चूंकि भारत के इतिहास से जुड़ा था, उसका बेसिस जरूर पंडित नेहरू की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन पंडित नेहरू की पुस्तक के बाद जो भी जानकारी आई थी, वो भी श्याम बेनेगल साहब ने उसमें शामिल की थी। उसमें श्याम बेनेगल साहब ने और दूसरे स्कॉलर्स की बातें जो उन विषय पर थी, वो भी थी। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो भारत एक खोज में जो रोशन सेठ साहब बातें करते हैं, वो नेहरू साहब की किताब से। लेकिन उसके अलावा जो ओमपुरी जी की आवाज में जो नरेशन आता था, वो दूसरे स्कॉलर्स का उन्हीं विषयों पर लिखा हुआ या किया हुआ काम। तो एक तरह से श्याम बेनेगल साहब ने उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी किताब के अलावा उन विषयों के बारे में देनी जरूरी समझी थी, तो उस काल या उस समय से जुड़े हुए थे। तो वो मान्यताएं लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जिसे हम कह सकते हैं, पूरा होलिस्टिक व्यू हमको किस तरह हमारे देश का इतिहास बना, कम से कम हमारी जानकारी में। अब उसमें से कुछ चीजें गलत साबित होती हैं, कुछ सही साबित होती हैं, स्कॉलर्स में मतभेद होता है कि आर्यन आए थे कि यहीं थे, द्रविड़ को नीचे उन्होंने फेंक दिया, ऊपर रह गए, इस तरह की कहानियां चलती। मगर वो कहानियां हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपनी जगह है, और रिसर्च के साथ साथ हमारे पास जानकारी बढ़ेगी, तो जाहिर है उन चीजों के बारे में भी जानकारियां बढ़ेंगी। मगर उस समय तक, यानी अब से 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 32 साल पहले टू बी एग्जैक्ट, 87 में इसकी रूपरेखा बन रही थी। और मुझे नीतीश रॉय साहब ने कहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो डिजाइन करने में, तो मैं आपको श्याम बेनेगल साहब से मिला सकता हूँ। तो
मैंने सोचा मेरे जीवन के बम्बई आते ही 2 साल इस काम में निकल जाएंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और वो काम कमिटमेंट वाला था, ऐसा नहीं था कि मैं 2 घंटे दूंगा तो काम हो जाएगा। और 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ते थे मुझे याद। तो मैंने 3-4 दिन लिए और फिर मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये कहीं बात मेरे मन में थी कि मेरे अपने जीवन काल में भारत एक खोज जैसा प्रोग्राम एक ही बार बने। जो हो सकता है कि हमारे गुजरने के बाद कोई और फिल्म मेकर 100 साल बाद कोशिश करे कि हम फिर एक भारत का इतिहास अपनी तरह से रचे। तो वो एक ख्याल वो था। दूसरा ये कि डिजाइनिंग से ज्यादा मुझे उसमें इंटरेस्टिंग बात लग रही थी रिसर्च की। उसमें सीखने को बहुत कुछ था। और जब हम प्री प्रोडक्शन करते हैं, बिहाइंड द सीन्स जो काम होता है सबसे बड़ा होता है रिसर्च का। और उसमें हर डिपार्टमेंट वाला जिन्हें अपना आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन वाले अपनी डिटेल करते हैं। जैसे अभी जैन दादा बता रहे थे वो लोकेशंस देख कर आए, तो लोकेशन देखना उस रिसर्च का हिस्सा हो जाता है। यानी कहानी पढ़कर, स्क्रिप्ट पढ़कर आपको जो विजुअल्स नजर आने शुरू होते हैं। एक फिल्म के स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब उसको पढ़ते हैं तो उसके साथ तस्वीरें नजर आनी शुरू होती है, इमेजेस नजर आनी शुरू होती है, तभी वो फिल्म का स्क्रिप्ट होगा। और उस फिल्म के स्क्रिप्ट में अगर हमें चरित्र घूमते हुए वो कमरा नजर आने लगता है, वो हॉल नजर आने लगता है, वो सड़क नजर आने लगती है जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, तो उसको हम विजुलाइज करते हैं। और विजुलाइज करने के लिए फिर हम देखते हैं कि नहीं, ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं गुजरा था, वहां से कभी गया था, तो चलो इसके लिए ओरछा जैसी कोई जगह देख कर सकते हैं, वहां पर ये कहानी मुझे लगता है ठीक है। या कोई और सजेस्ट करता है तो उस बहाने हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं, वो भी रिसर्च का हिस्सा है। वैसे ही कास्ट बैठकर जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर हो गए हैं, हमारे समय में कास्टिंग डायरेक्टर कोई चीज होती नहीं थी। असिस्टेंट डायरेक्टर का ही काम होता था कि वो एक्टर्स को कास्ट करे। तो जो लीड एक्टर्स होते थे, 2, 3, 4, 5, वो तो डायरेक्टर के मन में स्क्रिप्टिंग स्टेज से आ जाते थे। लेकिन उसके अलावा जो कास्टिंग होती थी वो यूनिट से जुड़े हुए असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही कास्ट करके सजेस्ट करते थे डायरेक्टर को। फिर डायरेक्टर उसको देखकर उनको लगता था कि हाँ ये मेरे कैरेक्टर के आसपास की चीज है, ये शख्स उसकी पर्सनालिटी से मिलता है, या ये उस रोल में बहुत अच्छा लगेगा, तो डायरेक्टर उसको लेके फाइनल करते थे। ऑडिशन जैसी भी कोई चीज नहीं होती थी आपको। और हमारे पास दिखाने को टेप्स भी नहीं होते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही तब नहीं थी। एक स्टिल फोटोग्राफ लेके एक्टर्स जाते थे, मिलते थे। और बेनेगल साहब की अच्छी बात ये थी कि सबसे मिलते थे। उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं होता था कि बेनेगल साहब से मिलने से किसी को रोका जाए। और श्याम बेनेगल साहब का दफ्तर तारदेव में उसी गर्मी में पंखा चला के बैठे रहते थे। उस रूम में एसी भी नहीं था। और उनकी जाहिर है उनकी शख्सियत ही वैसी है, और उन्होंने उस तरह से काम किया। तो हम लोग रोज वहां जाते थे तकरीबन, और मीटिंग होती थी, स्क्रिप्ट डिस्कस होता था। और उसमें हम सबको अलग अलग रोल्स थे। वे मेरा जैसे रिसर्च, कॉस्ट्यूमिंग, प्रॉप्स, उस पीरियड के रिक्रिएशन में नीतीश रॉय सेट्स देख रहे थे। बाकी काम मेरा था प्रॉपर्टीज कैसी होंगी उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करते थे। रूम के कलर स्कीम क्या होगी, कलर पैलेट क्या होगा। अब वो विजुअल कंपोनेंट कैमरे के सामने जो भी आता है वो प्रोडक्शन डिजाइन का हिस्सा हो जाता है। यानी जो भी आपका कैमरा देख रहा है वो सारी चीजें पहले से नियत होनी चाहिए। उसमें जो टेबल आएगी, जो कुर्सी आएगी, जो दीवार पे तस्वीर लगेगी, जो कैलेंडर आपको नजर आएगा, जो वहां पर छोटा सा इंक पॉट रखा होगा, या जो कलम होगा जो कैरेक्टर यूज करेगा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखी जाती हैं। चश्मा भी, कि उस काल में इस तरह का चश्मा होता भी था, या तो ये मॉडर्न लग रहा है, आज का लग रहा है, ये उस समय का नहीं है। उस तरह के भी डिस्कशन होते थे। तो हम लोग वो डिटेलिंग रिसर्च का हिस्सा हो जाती है। और चूंकि इसका संबंध भारत के इतिहास से था, तो श्याम बेनेगल साहब ने मुझको और नीतीश रॉय को दिल्ली भेजा 1 हफ्ते के लिए कि आप लोग जाइए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन कीजिए पीरियड पे। तो हम और नीतीश दा रोज सुबह नाश्ता करके पहुंच जाते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में, और डायरेक्टर जनरल के रूम में बैठ के अपने सवालों को उनके सामने रखते थे। हम बात करते थे मिसाल के तौर पर मोइनजोदारो का कैसे रिक्रिएट करेंगे। अब मोइनजोदारो में सबसे बड़ी समस्या है कि 3 चीजें मिलती हैं। एक सील मिलती है जो शिव जैसी प्रतिमा जैसी लगती है, उसपे एक बैल की सील मिलती है जिसका एक वो बड़ा अच्छा सा निकला हुआ बड़ी सींग है। फिर एक मिलती है डांसिंग गर्ल की तस्वीर,
फिगरिन जिसमें हाथ में सिर्फ चूड़ियां पहनी और कुछ पहना नहीं, और एक प्रीस्ट जिसको हेड प्रीस्ट मान लिया जाता है, उनके सर पे ऐसे पट्टा है, बीच से मांग निकली हुई है शेप में, यहाँ पर एक पट्टा जैसा बांधा है, क्लीन उनकी तैयार एक दाढ़ी है, और एक डायगोनल सा कपड़ा गया हुआ है जिसमें 3 गोलों के निशान का डिजाइन है, मुझे अभी भी याद है। तो अब उनके सहारे पूरे एपिसोड की कॉस्ट्यूम तो नहीं हो सकती, लड़कियां क्या पहनेंगी, मर्द क्या पहनेंगे, और ये वो मर्द हैं जिनका संस्कृति के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी उस समय की, सिवाय इसके कि बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी था, और वो सिटी भी कैसा था, उसमें नालियां थी, उसका एक व्यवस्था उस शहर में नजर आती है मोहनजोदारो की, अगर आप मोहनजोदारो। फिर उसमें समस्या ये भी हुई कि एक साथ बहुत सारे शव चूंकि पाए गए, कंकाल पाए गए, तो ये माना गया या तो ये सब प्लेग से ये पूरा सिविलाइजेशन खत्म हुआ होगा या कोई बड़ी बाढ़ आई होगी, क्योंकि इतना मैस ब्यूरियल एक साथ इतने लोगों को दफनाने का जो हमारे पास सबूत मिलता है, उसके कारण क्या होंगे, उस पर स्पेकुलेशन था। तो इस तरह के डिस्कशन उनके साथ होते थे कि फिर क्या पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा रामायण महाभारत को लेकर हमारी उनसे आए, क्या हाल है, बहुत अच्छा लगा गुड टू सी यू। सर यहाँ पर तो रवि झांकल सर भी है, युवराज सर हैं, बंटी सर है। अरे युवराज भाई क्या हाल है, बहुत दिनों बाद आपसे, आप सबको रवि भाई से तो जीते रहो, अच्छा लगा देख के तुम्हें। युवराज भाई नमस्कार। बहुत सालों बाद, क्या नमस्कार। इस नई बहुत अच्छा लगा, हुलिया में। थैंक यू गीता। थैंक यू सर। सबके लिए गीता का मुझे थैंक यू भी भाई। सब हमारा जो आपने रीयूनियन करा दिया है ना इस बहाने, जी हमारे जी सारे बिल्कुल सीनियर्स के साथ। जी जी That has been one of the most beautiful part of these sessions. जी उस दिन वसंत डॉली सर जी से भी बात हुई है थी। जी, वसंत सर भी अरे है, वाह, और oh, डॉक्टर मंगेश सर भी है हमारे बीच में। अच्छा, बनछोड़ साहब भी हैं, क्या जी बात है, जी इससे तो मुंबई में मुलाकात होती रहती है, जी मगर युवराज भाई इज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, सो इज रवि, तो मिलते हैं। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो उस वक्त हम लोग उनसे बात कर रहे थे, और फिर उसमें बड़ी समस्या थी, जैसे मौर्यन पीरियड में इतनी समस्या में नहीं थी, क्योंकि बारूद के स्कल्पचर्स, बहुत सारे यक्ष और यक्षी की प्रतिमाएं कलकत्ता के म्यूजियम में मौजूद थी, जिसने आधार बनाया। अजंता एलोरा की चीजें उसके बाद के पीरियड की थी, लेकिन कुछ चीजें उसमें से ले सकते हैं आप। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमको पता चली जो आम जिंदगी में पता नहीं चलती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे लाल साहब, उन्होंने कहा 2 बातें आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज जीवन में होती जाती है, फिर वो प्रतिमाओं में आती है। तो वो प्रतिमाएं कहीं से इमेजिनेशन, उसमें 10-15% आप मान लीजिए, लेकिन ये उस लाइफस्टाइल को उन्होंने, लोगों ने एक जगह कॉन्क्रिटाइज किया। सेम विद आर्किटेक्चर, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि लकड़ी के घर बनते थे, ऐसा माना जाता मोहनजोदारो के समय में, तो इसलिए वो सब दीमक खा गई, नष्ट हो गए। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट गुफाएं जो हैं वो स्टोन की मौजूद है। नालंदा में जहाँ पे बुद्ध ये भिक्षु जाके मनन करते थे, चिंतन करते थे, वो जगहें हमारे पास मौजूद हैं। तो घर भी मिलने चाहिए तो उस लॉजिक से, मगर वो नहीं मिलते हैं, जो भी कारण। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे, इस तरह के सवाल भी थे। कपड़ों को लेकर था कि क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमारे देश में, हिंदुस्तान कम से कम दुनिया के उन चंद देशों में से है जहां हम लोग 3-3.5 हजार साल की परंपराओं में जीते हैं। यानी आज भी आपको वैदिक काल की कुछ चीजें लोग इस्तेमाल करते हुए मिल जाते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने रहन सहन में। उन बेसिक इंस्ट्रूमेंट से आज भी खेती होती है जिनसे उस काल में खेती हो रही होगी। जमीन की गुड़ाई वैसे ही होती है, घर आज भी हमारे बनते हैं तो नेचर से प्रोवाइडेड बांस और पुआल जो है, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमारे घर बनते हैं। हर गांव में मिट्टी और छप्पर वाले घर जो हैं, तो ये तो हमें अपने आसपास से मिली हुई चीजों से बनते हैं। उसमें सीमेंट तो अब इस्तेमाल हुई है पिछले 50-60 साल में। तो हमारे यहाँ कपड़े ट्राइबल, उसमें आज भी हथकरघा उद्योग किसी भी न किसी तरह से लोगों के घरों में मौजूद। तो जो नागा शॉल बनती है वो वन ऑफ द बेसिक, पिछले 3000 साल की वो टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। ताना बाना जो बुना जाता है कपड़े में, उस तरह की चीजें हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ खाने में उस तरह की चीजें मौजूद है, पहनने में, लाइफस्टाइल में। तो ट्राइबल जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल को रेफर करके हमें बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने की में मदद मिली थी भारत एक खोज में खास तौर से।
और रवि भाई तो उसके साक्षी हैं। रवि झांकल साहब उसमें हर हफ्ते पीरियड लगभग बदल रहा था, यानी हर 2-3 हफ्ते में मौर्य काल से हम गुप्त काल में जा रहे थे, गुप्त काल के बाद संगम पीरियड की कहानी आ रही है, फिर संगम पीरियड के अलावा भी आ रही है। अब गुप्त काल भी काफी लंबा था, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें आपसे शेयर कर पाऊं कि हमारे सामने बड़ी समस्या थी रामायण और महाभारत को लेकर। समस्या इस सेंस में कि उसके विजुअल क्या होंगे, क्योंकि जो रामानंद सागर साहब की रामायण आ चुकी थी और जो चोपड़ा साहब की महाभारत आ रही थी, उन सब में जो डिजाइन्स थे वो थे जो सड़क पे बिकने वाले कैलेंडर्स में हमको नजर आते हैं, और उसका ही एक तरह से इनलार्ज फैंटिसाइज्ड रूप था। अच्छा था, ऐसा नहीं कि वो मैं उसको उस ढंग से गलत नहीं कहूंगा, मगर ये कि वो एक जनमानस के मन में जो छवि बनी थी भगवान की कैलेंडर्स के थ्रू, उस छवि को ही रिक्रिएट कर रहा था। अब जब आप प्रतिमा नाटक कर रहे हैं भास का लिखा हुआ, तो आप रामचंद्र जी को कैसे दिखाएंगे? रामचंद्र जी अपने पिताजी के सामने मुकुट पहने हुए खड़े हुए हैं, और दशरथ भी हैं, राजा हैं, और उनसे वो कह रहे हैं कि तुम्हें वनवास के लिए जाना है। उस समय रामचंद्र जी की अवस्था क्या होगी, सीता जी क्या पहने होंगे? इस तरह के सवाल बहुत आते थे। अब ये बहुत आसान होता है कि आप कैलेंडर आर्ट की तरह उनको जिस तरह से लोग मानते हैं उसी तरह खड़ा करें और वो कहानी आपकी हो जाए, मगर चूंकि हमारी खोज, हमारी दिशा दूसरी थी, हम ये भी चाह रहे थे कि इस बहाने एक जो एक ऑथेंटिसिटी का हमारे यहाँ कम चलन है, मैं ये कहना चाहूँ। तो श्याम बेनेगल साहब काम कर रहे हैं, सत्यजीत रे काम कर रहे हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी इज एक्सपेक्टेड। ये उम्मीद की जाती है कि इनका काम दूसरे लोगों से भिन्न होगा, ज्यादा गहराई से सोचा हुआ होगा, ज्यादा गहराई से समझा हुआ होगा, और इसमें उन पीरियड्स के बारे में बहुत जिम्मेदारी से काम होगा। मैं जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि वो फिर रेफरेंस बन जाता है। आज भारत एक खोज कोई भी पीरियड पे काम करता है तो भारत एक खोज को एक बार देखता जरूर है कि कैसे किया था उसमें, तो उसके आधार पर अपने डिजाइन बनाता है, चाहे कॉस्ट्यूम्स हो चाहे सेट्स हो। तो वो रेफरेंस इसलिए बना क्योंकि सबको श्याम बेनेगल साहब पे भरोसा है। श्याम बेनेगल साहब के यहाँ काम है तो जाहिर है उसमें एक जांच पड़ताल होकर सामने आया होगा। तो ये प्रिपरेशन जो है ये हमारा बिहाइंड द सीन की ट्रेनिंग सलीम, मान लेना चाहिए। जी, एक एक प्रश्न इसी से, मतलब तुमने बोला उससे पहले ही मेरे जहन में आ गया था, तो अभी हाँ क्योंकि उस वक्त का इरिटेशन अभी तक मेरे जहन में है। ये जो क्या? रामायण अपन ने की थी, हाँ, रामायण में तुमने जब वो वनवास जाते हैं सीता, मैंने जूट उसमें जूट लक्ष्मण के कपड़े, ने किया था। जूट के हाँ, कपड़े थे। तो मुझे इतना इरिटेशन हुआ था उसको पहनकर, इतना मैं लड़ा, पता नहीं तुम तक आई बात नो, पहुंची नहीं पहुंची, लक्ष्मण लेकिन मैं, नहीं नहीं हाँ, मुझे मुझे देखिए वो नहीं, मतलब मैं रवि ये आपको जानना तो चाह रहा पता है। हूँ कि झूठ के अलावा कोई और सजेशन तुमने दिया था क्या? मतलब तुम नहीं एक अभिनेता भी हो। नहीं नहीं, मैंने सजेशन दिया था। समस्या क्या है समझिए आप। वलकल जो है, वलकल को अगर हम बहुत हम्म, करीब से और आज के दौर में देखें तो जो कोसा सिल्क बनता है ना, रॉ सिल्क, हम्म, जिसपे छाल, क्योंकि छाल है, पेड़ की छाल पहन गए थे। अब ये पेड़ की छाल की कल्पना जो है, कल्पना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शरीर पर कैसे आएगी? और शरीर पर वो जब आएगी तो अभिनेता कैसा लगेगा? मैं इसी, और आपको उसको कवर भी करना है, आपको उसको परिवार में सब बैठ के साथ देख रहे हैं। तो ये हुआ कि अच्छा, सिल्क के बाद सबसे बड़ा विजुअल कंट्रास्ट क्या हो सकता है? यानी उससे पहले आप लोग सिल्क पहने थे, और उस सिल्क के उत्तरीय और सिल्क की धोती के बाद सबसे हम्म, रफ मटेरियल क्या हो सकता है? अब वो टेक्सचर ऑन स्क्रीन कितना नजर आएगा, नहीं नजर आएगा उस लाइटिंग में उस तरह से, क्योंकि स्क्रिप्ट में वो चीज हाईलाइट उस तरह से नहीं हो रही है। अगर आपका एम्फोसिस होता कि देखो ये वलकल आया, और आप कपड़ा देखते और उसकी डिटेल समझते और फिर धारण करते, तो ऑडियंस मान लेती कि भाई ये वलकल है। लेकिन आप, मेरे सामने दो ही सोल्यूशन थे उस वक्त। एक सोल्यूशन ये था कि रॉ सिल्क जैसा मटेरियल जो हमारे नेचुरल उससे बनता है, जिससे धागे बनते हैं पेड़ की छाल के, सबसे करीब वही लगता देखने में। मगर वो अनफॉर्चुनेटली रवि भाई खादी आश्रम से लाई हुई चीज लगती, वो लगता मैंने गाढ़ा आपको पहना दिया खादी आश्रम, तो वो आज का भी लगता।
आप समझिए समस्या कहाँ आती डिजाइन। तो आपको चॉइस लेनी है, और वो आपको चॉइस ही लेनी है कि आप कैसे, ये मेरे मन में सिर्फ एक बात थी, झूठ को एक तरह से सामने, और उसकी हमने सिलाई भी रखी थी, अगर आप देखिए मोटी काली उसमें धागे की सिलाई भी रखी है कि उसके टुकड़े जोड़ के बने। मगर फैक्ट ये है कि विजुअल कंट्रास्ट और किसी तरह बन नहीं रहा। और मुझसे सलीम हाउस ने भी शिकायत की थी और कहा भी था, यार ये रामचंद्र जी ऐसे जंगल में रहते होंगे 14 साल में नहीं मांगा कि इतने फंसे हुए लैस। मगर ये है समस्या। अब ये विजुअली आपको दिखाना है, आप बच नहीं सकते। मोहनजोदारो में हमारे सामने समस्या आई थी, तो हमने उसको दूसरी तरह से सॉल्व किया था। हमने मेसोपोटामिया की कुछ चीजें ली, कुछ हमने टाई एंड डाई के ट्रेडिशन लिए, कुछ वेफ्ट लिए, तो उससे इससे एक और बड़ी समस्या आई थी जो आप सबने नोटिस नहीं की, वो बहुत बड़ी बात है। वो आई थी इनको लेकर, अपने अंजन श्रीवास्तव रोल कर रहे थे, जो यमराज का नाचिकेत प्रसंग में। हाँ, नाचिकेता और उनका जो बातचीत है उसके अंदर, रवि भाई आपको याद होगा, तो अब यमराज की जो हमारी पॉपुलर परिकल्पना है उसमें यमराज भैंस पे बैठ के आते हैं और उनका एक विकराल सा स्वरूप है, और उनकी एक मूछें खास तरह से स्केच ड्राइंग में हम देखते हैं। अब अंजन दा वो रोल करने वाले, तो अंजन दा को मूछें कर ली, उनको काला कर लिया, गोपुरम जैसा वो पहना दिया, मगर भैंस का क्या करें? आप उनको विजुअली कैसे दिखाएंगे स्क्रीन पर? उस पर बैठकर आते हुए अंजन श्रीवास्तव साहब, तो वो बड़ा पशोपेश में डाला उस बात ने मुझे। कुछ 4-5 घंटे लगे मुझे, मगर मेरी थिएटर की ट्रेनिंग वहां काम आई। तो मैंने उसको अपनी तरह से स्टाइलाइज किया, और मैंने श्याम बेनेगल साहब से कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दंड बना लूं, मेस जैसे होता है, और उसके दोनों तरफ सींग के शेप का एक वो लगा दूं। तो अगर आप देखिए तो उसमें अंजन दा के हाथ में एक दंड है जिसमें दोनों तरफ भैंस के सींगों का रिप्रेजेंटेशन है, और वो उसको लेकर खड़े थे, और पीछे से लाइटिंग वैसी अगेंस्ट ब्लैक किया था। तो वो स्टाइलाइजेशन में बड़ी खूबसूरती से निकल गया। अगर आपको याद हो महाभारत में आप भी थे उसमें, जो हमने प्रसंग किया था जब दुर्योधन से मिलने आते हैं, जब हमने उरुभंगम का टुकड़ा किया था या प्रतिमा नाटक का हिस्सा किया था उसमें, तो उसमें जो बैटल सीन्स हमने महाभारत में किए थे उसमें हमने कॉस्ट्यूम बदली थी। हमने उसको रोमन स्टाइल के आर्मरी यूज की थी, हमने उसका पूरा 2 तरह की स्टाइलाइजेशन थी। अजंता एलोरा के सहारे वो जो गेम ऑफ डाइस थी जहाँ जुआ खेला जा रहा है, उसमें हमने एक तरह के कॉस्ट्यूमिंग रखी थी, और ये नाटकों वाले हिस्से में बिल्कुल उसको फर्क कर दिया था। तो वो ये श्याम बेनेगल साहब ने मुझे हौसला दिया था कि हाँ ऐसा कर लो, तो ये काम हो पाया। वरना तो कोई और दूसरे डायरेक्टर होते तो आपने देखा ही कि जो मंगललाल ड्रेस वाला या कोई भी ड्रेस वाला ने आपको भेज दिया, वो आप उसको बड़े कंफर्टेबली पहना देते थे और वो शूट हो जाते थे सीन पे। अगर हमारे पास ये समस्या थी, तो मैं जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, जो तैयारी हमें चाहिए बिहाइंड द सीन्स की हम जो बात कर रहे हैं, वो एक्टर्स को भी करनी पड़ती है। रवि भाई उस दिन जिक्र कर रहे थे ओमपुरी जी का। अब मुझे याद है कि ओम जी उन दिनों बैचलर, उनके साथ उनके 2 भतीजे रहते थे, रवि भाई को याद है। तो उनकी टेरेस पर शाम को ओम जी अक्सर पैकअप के वक्त मुझे पकड़ ले जाते, चलो तुम क्या कर रहे हो? मैं कहूँ जी मैं थोड़ा काम है, चलो ना, चलो तुम भी छड़े मैं भी छड़े, चल। तो वो मुझे बिठाते थे और उनके घर पे फिर हम और वो बैठ के, तो वो मुझे क्यों ले जाते थे, वो उसमें उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट था। ये इंटरेस्ट ये था, यार ये मेरी उर्दू स्पीच ठीक करा। तो वो, और अगर वो रोल कर रहे हैं उसमें औरंगजेब का, तो उसकी स्पीच तो मेरे साथ बैठ के वो अपनी उर्दू की स्पीचेस ठीक करे थे। उन्होंने तो हर एपिसोड में प्रैक्टिकली रोल किया था। तो ओम जी के साथ वो डिस्कशन चल रहा होता था, वो बातें हो रही थी, बीच में खाना पीना भी हो जाता था। फिर मुझे कहते थे, हाँ तुम खाना खा लिया तुमने? हाँ। 10:30, 11, 9, 10 जो भी होता था, मैं हफ्ते में 1-2 शामें उनकी उस तरह से जाती। मगर वो अभिनेताओं का भी होमवर्क था। रवि भाई ने उस दिन किस्सा सुनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग राजस्थानी कहानी वाला।
तो वो भी एक और तैयारी थी। ओम जी का कंफर्टेबल ना होना, जो हम उस दिन रवि भाई बात कर रहे थे, तो ये एक होमवर्क तो एक्टर भी करता है। हमको बहुत उम्मीद होती है, हाँ यार तुमको लाइन दी थी ना, तुमने कर ली ना, आ जाओ। मगर हम ये भूल जाते हैं कि उस लाइन के पीछे कितनी मशक्कत करके वो एक्टर सोच के समझ के कैरेक्टर के बारे में अपनी तरह से उसको एक रूप देने की कोशिश कर रहा है। जो उसके मन में छवि आपकी बनी है, हमारी बनी है, उसको दोनों को मिलाकर आपके सामने कुछ लाने की कोशिश कर रहा है, तो एक अलग स्ट्रगल है। कॉस्ट्यूम का अलग स्ट्रगल होता है, सेट वाले का अलग होता है, कैमरामैन। अब मूर्ति साहब, गुरुदत्त साहब के कैमरामैन, ऑल टाइम ग्रेट सिनेमाटोग्राफर, तो वीके मूर्ति साहब उसके कैमरामैन थे। अब वो वीके मूर्ति साहब हर 15 मतलब हर तीसरे दिन मुझे बुला के डांटते थे। मेरे बड़े प्यारे थे और मुझे प्यार भी बहुत करते थे, मगर ये नहीं, तुम क्या ये व्हाइट पहनते था, ये सब ये व्हाइट मत पहनाओ। अब मैं उनसे कह रहा था कि दादा मैं इसको ऑफ वाइट कर दूंगा, नहीं अवॉइड करो, क्योंकि लाइटिंग में मुझे मालूम है कि हमारी इंडियन स्किन डार्क ब्राउन कलर की। अब उसमें वो गुजर गए, बहुत ही कमाल के एक्टर सदाशिव अमरापुरकर साहब, वो फुले का वो रोल कर रहे थे उसमें। अब उनको ऑफ वाइट ही परंपरा में पहनते हैं हमारे यहाँ। तो अब जब वो सदाशिव अमरापुरकर साहब का जो कंट्रास्ट था, वो मूर्ति साहब को बहुत इरिटेशन होता था कि ये क्या है, मतलब मैं कैसे बैलेंस करूं, फेस की लाइट कपड़ों की काटूं, फेस की चली जाती है, फेस की काटूं, तो मूविंग शॉट में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मुझे याद है कि वो जब मूव करते थे सदाशिव भाई, तो मूर्ति को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये नेट कितना मैं लगाऊंगा और कैसे मैनेज करूंगा। तो दैट वाज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन हमारी भी बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम ये थी कि अब आप उनको कलर में तो नहीं दिखा सकते। सो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, और उस पे हम लोग, हालांकि पहले चर्चा हो जाती थी कलर्स की, नीतीश रॉय और हमारी तो एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो अगर वो कलरफुल बैकग्राउंड कर रहे थे तो मैं सिंपल कॉस्ट्यूम कर लेता था। अगर मैं कलरफुल, अगर वो कहते देखता था, जैसे मुझे याद है एक एपिसोड में शाहजहां वाली में सफेद दीवारें थी, तो फिर मैंने सारे कलर्स यूज किए कॉस्ट्यूम में। मगर उससे पहले जब उन्होंने मॉडर्न पीरियड में सारे कलर्स सेट पे यूज किए, तो फिर मैंने उसको ऑफ वाइट रखा। तो अगर आप रवि भाई ने उसमें रोल किया था चंद्रगुप्त चाणक्य वाली अगर कहानी अगर आप देखें, तो उसमें पायलट एपिसोड था सब कुछ पायरा वो सारा अपना ऑफ वाइट के अराउंड है जेंट्स में। आपकी पगड़ी भी रवि भाई हमने सफेद और गोल्डन उससे बनाई थी। तो वो ऑफ वाइट जानबूझ के रखा था क्योंकि सेट पे बहुत कलर था। तो वो उस तरह की सोच भी थी कि कंट्रास्ट में चीजें ठीक लगे, कलर कहाँ ऐड करना कहाँ नहीं करना। तो हम लोग वो एक सामंजस्य भी बिठाना पड़ता। अब ये प्रिपरेशन का हिस्सा है, कलर स्कीमिंग पहले से तैयार होती, कलर पैलेट तैयार होता है। ग्रीन्स के अगेंस्ट शूट करना आउटडोर में, ग्रीन और मड की कलर है, ये मिट्टी और उसके बीच में कौन से रंग हैं जो अच्छे लगे, तो आप उस हिसाब से उसकी सीन्स के प्लानिंग करते हैं। ये सारी तैयारियां हमारे बिहाइंड द सीन का हिस्सा होती है। उसमें साउंड वाले की अलग प्रॉब्लम होती थी। मुझे याद है अश्विन बलसावर सिंह साउंड कर रहे थे, वो आके मेरे सामने अपना रोना रोते थे कि यार इस ज्वेलरी का कुछ करो, ये माइक में टकराती है। तो आप विश्वास कीजिए, जो रवि भाई को तो पता है कि जो पट्टे बनाए थे हमने कमर पे बांधने वाले, अरे बाबा, उसमें कॉर्डलेस माइक का रिसीवर रखा जाता था। अगर आप खासतौर से मैंने निवाड़ के पॉकेट्स बनाए थे, जिसमें आप सबके पीछे जहाँ धोती का लांग जाता है वहां पर एक वो उसमें एक साउंड का ट्रांसमीटर रखा होता था, और उत्तरीय में अंदर टेप करके हम इनका माइक यहाँ तक लगाते थे सीने के पास, ताकि इनकी आवाज लाइव रिकॉर्ड हो। तो वो बाकायदा टेप होता था, तो उत्तरीय के थ्रू माइक जाता था। इस तरह की भी चीजें करनी पड़ी, जो कॉस्ट्यूम का हिस्सा नहीं था, मुझे समझना पड़ा। और क्योंकि वो माइक से ज्वेलरी गले की टकराती थी, तो साउंड में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो वो फिर कॉस्ट्यूम चेंज करो, डिजाइन चेंज करो, तो वो एक साउंड वालों से अलग चलता था, लाइट वालों का मैंने आपसे जिक्र किया, मूर्ति साहब की प्रॉब्लम जो आती थी, इनकी आती यहाँ थी मैं सलीम एक बात और सबको बताना चाहूंगा, तुमको भी, बिकॉज अभी चर्चा इसकी चली है। तो ये जो चंद्रगुप्त चाणक्य हमने किया था, सबको ऐसी जानकारी के लिए, ये हमने कुछ 60 से 70 दिन हमने इसकी शूटिंग की थी। आप देखिए, ये हमारा पायलट एपिसोड था, और वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड ऐसे भी बने लास्ट में जाकर के, जिनके हम 3-4 दिन में भी हमने
हाँ नहीं, भारत एक खोज का कहानियां बहुत की हैं। अच्छा तो इस तरह फॉर्मेटिंग ये था, जो रवि भाई, जो बाद में चाणक्य में भी हमने यूज किया था, वो था 6 दिन के अंदर हम लोग एक एपिसोड करते थे। हम्म, यानी एक हफ्ते में एक एपिसोड खत्म होना चाहिए, क्योंकि श्याम बेनेगल साहब वाज वेरी कीन के पहले 3 महीने तो हम लोग को छुट्टियां नहीं थी, लेकिन तब सेकंड संडे नाम की एक छुट्टी होती थी स्टूडियोज की, अदरवाइज करेक्ट, कोई हाँ। छुट्टी नहीं थी। लेकिन 3 महीने के बाद वो इस बात को लेकर बहुत वो थे, कॉन्शियस भी थे और चाहते भी थे कि पूरी यूनिट को हफ्ते में एक दिन पूरी छुट्टी मिले। तो फिर हम लोगों के संडेज ऑफ होने शुरू हो गए थे। मुझे याद है सेकंड लॉट, जब हम सेकंड टर्म कर रहे थे भारत के कोच की शूटिंग, तो वो पूरा एक 1.5 साल का जो एक तैयारी थी, और मुझे कुलभूषण खरबंदा साहब आए थे उसमें अकबर का रोल कर। तो कुलजी तो लेट उठने वाले आदमी, अब उनको रोज सुबह कॉल टाइम, तो एक असिस्टेंट की ड्यूटी होती थी भाई कुलजी को उठाना, उनको याद दिलाना शूटिंग है, कुलजी आते थे। तो कुलभूषण खरबंदा साहब ने तीसरे दिन बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने श्याम बाबू से कहा, श्याम बाबू से वन ऑफ द असिस्टेंट्स केमू साहब से किसी से कहा कि यार तुम लोगों ने ये जो रिफ्रेशर कोर्स चला रखा है हम एक्टर्स के लिए, क्योंकि उसमें लंबे लंबे सीन याद करने पड़ते थे, जल्दी उठना पड़ता था, दिन में क्वांटम ऑफ वर्क काफी होता था, तो उन्होंने उसको रिफ्रेशर कोर्स का नाम दिया था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म था, और वो जाहिर है हम लोगों का एक मजाक सा भी चलता था उसमें, बातें होती थी। नसीर भाई आए, उन्होंने रोल किया, शबाना आप आई, उन्होंने रोल किया कंथकपुरा वाली कहानी में। तो ये सारे श्याम बेनेगल साहब की जो रेगुलर एक्टर्स हैं, अमरीश पुरी जी आए, एक पूरा एपिसोड किया उन्होंने। ये सारे एक्टर्स ने वक्त निकाला था एक एक कम से कम एक सीरीज करें। इसमें ओम जी की शर्त थी, और पूरा जैसे रिपोर्टरी कंपनी होती है, कुछ ऐसा था कि रवि भाई थे, इरफान था, और अपने लालदा थे, एक ललित ये था। तिवारी साहब, के रैना साहब थे। ये 8-10 रेगुलर एक्टर्स थे, सलीम गाउस थे, जो हर दूसरे तीसरे एपिसोड में नजर आ जाते थे। और उसमें आसानी भी ये थी कि श्याम बेनेगल साहब को भी ये कॉन्फिडेंस था कि सारे एक्टर्स हैं, उनके साथ यात्रा में काम कर चुके थे, कुछ लोगों ने इसमें काम किया था अपने गोविंद जी की तमस में। तो वो सारा एक टैलेंट पूल था उस वक्त उनके डिस्पोजल पे, और ही वो बड़े कैजुअली लगता है अब। और श्याम बेनेगल साहब की कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ मैं, he was confident that he'll get work out of all of us, कि उन्होंने 2 मिनट देखा, हाँ ओके यू कैन डू दैट, या फोन करते थे कॉल हिम फॉर दिस रोल। तो ये एक जो टीम थी, एक 25-30 लोगों की एक कोर टीम, जिसमें से एक्टर्स आते थे और हमें पता होता था अच्छा अच्छा हाँ अनंग भाई आने वाले, अच्छा ये तो हर तीसरे हफ्ते वी यूज्ड टू हैव सेम सेट ऑफ एक्टर्स। एंड उसमें बहुत से लोगों ने बहुत से रोल किए, और बहुत अच्छे अच्छे रोल भी किए। और उस वक्त स्क्रिप्ट पढ़ के लगता था कि बहुत बड़े बड़ा, लेकिन वो फाइनली भारत एक खोज की एक आर्काइवल वैल्यू बनी है, जो whatever worth it is, I'm not saying it's the greatest thing I have done, or it may not be the greatest with Mr. Benegal has done, but it is undoubtedly a very work of a very committed team. एक ऐसी कमिटेड टीम का काम जरूर है जिसकी 200% ईमानदारी उस प्रोजेक्ट, और यही वजह है कि वो प्रोजेक्ट वहां पे आज स्टैंड करता है। सेम विद माय अदर प्रोजेक्ट चाणक्य, जिसमें मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व था। उसका मैं सेकेंड यूनिट भी करता था, उसमें एक्टिंग भी की थी, और उसको सेटअप भी किया था, कास्टिंग भी की थी, उसमें जो काम होता था करते थे, क्योंकि चंद्र प्रकाश साहब से मेरी बड़ी दोस्ती और है भी। तो उनका पूरा एक खुला हाथ था मेरे ऊपर, तो प्रैक्टिकली पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करने में मेरा भारत एक कोच का एक्सपीरियंस बहुत काम आया। तो वो सारा उसमें भी काम किया, तो उस वक्त भी पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ वो टीम ने काम किया, इसलिए वो आपको सीरियल अलग नजर आते हैं। तीसरा एक और काम जो उसी दौरान मैंने किया, वो है मिर्जा गालिब सीरियल, गुलजार साहब वाला। बल्कि ये हाँ हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि मिर्जा गालिब का पायलट सबसे पहला काम है मेरा बम्बई में कॉस्ट्यूमिंग का, बिकॉज उसका पायलट भारतीय खोज से पहले बना था। 87 मुझे आज भी याद है, तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था उस दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे, और नीतीश अगेन प्रोडक्शन डिजाइनर थे, गुलजार साहब ने बुलाया, और हमारा गुलजार साहब का एसोसिएशन तब से शुरू हुआ, जो फॉर्चुनेटली आज तक कायम है। उनके हर काम में मैं रहा हूँ, और
मेरे हर काम में वो शामिल रहे, स्टेज का जो मैं करता रहा हूँ और फिल्म और टीवी के उनके हर काम में मैं शामिल रहा हूँ पिछले 35 साल से। तो वो सिलसिला बहुत वेलकम रहा है। अब तो मिर्जा गालिब में भी ये हुआ कि गालिब कैसा हो, गालिब का लुक कैसा हो, गालिब की सराउंडिंग कैसी हो, गालिब का घर कैसा हो। तो जो मुस्लिम बचपन में मैंने हवेलियां देखी थी नीतीश रॉय दादा के साथ डिस्कस किया, लेआउट से समझा उन्होंने और सेट लगाया उसका। फिर उसके साथ पूरी गली उसको ड्रेसअप करना, उसकी डिटेलिंग, क्राउड कैसा हो, वो क्या कपड़े पहनेंगे। 1857 से पहले और आसपास काफी कुछ चीजें हमारे पास मौजूद है फॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। तो उसमें मुश्किलें उतनी नहीं आई, मजा बहुत आया क्योंकि इतने बाकमाल लोग इसमें भी जुड़े थे। मतलब जहाँ भारत एक खोज में आपके पास थे शमा जैदी साहिबा, सुनील शानबाग का स्क्रिप्ट में थे, बड़े व्यास जी हमारे थे, अशोक मिश्रा जी भी थे, अतुल भी बाद में आ गए थे, ये लोग थे। इसके बाद हमारे सिनेमाटोग्राफी में वीके मूर्ति साहब जैसा दिग्गज आदमी कैमरामैन था, शामिल निगल साहब खुद एक एक चीज डायरेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा उसमें वनराज भाटिया साहब के म्यूजिक थे जिन्होंने मुझसे पहली बार गाना गवाया, और वो गाना भी बड़ा गवाया क्या, वो मुझे ऐसे ही मुझे याद है एक दिन श्याम बेनेगल साहब ने कहा वो सलीम अकबर की वॉइस ओवर है पहले एपिसोड में, सो यू प्लीज गो एंड डब इट। अब मैं बीच में काम की उन्होंने बड़े कैजुअली, जैसे श्याम बेनेगल साहब की तो आदत ही है ऐसे ही बात करते हैं हर एक से, तो उसकी कोई उन्होंने बहुत ड्रामेटिक भूमिका नहीं बनाई। मतलब उन्होंने कहा तुम्हें एक काम है जाके करना, मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं गया, अब राकेश शर्मा डबिंग करा रहे थे तो राकेश के साथ मैंने वो अकबर की वॉइस ओवर डब कर दी। वो जाहिर है उर्दू प्रोनाउंसिएशन वाज वन ऑफ द रीजंस। अलंग भाई ने गौतम बुद्ध की थी फर्स्ट एपिसोड में और मैंने अकबर की वॉइस ओवर की जिसमें वो दीन इलाही का अपना कॉन्सेप्ट बता रहा। वो वॉइस ओवर आज भी है एपिसोड। उसी के बाद एक दिन और उन्होंने कहा कि तुम वो फेमस चले जाओ, वहां पर एक सिकंदर उसका एक पीस तुम्हें रिकॉर्ड करना है किस्सा गोई। तो था लिखा कर सिकंदर ने कन्नौज को कि राजा तू हाजिर मेरे नौर हो। तो वो एक पूरा एक पैसेज था जो मुझे जाके पढ़ना था। तो मैं स्टूडियो पहुंचा, वनराज भाटिया साहब भारतीय खोज की रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। तो वनराज ने कहा ओके हाउ यू, अपने हाथ में जो उनका एक खास अंदाज था थोड़ा सा उन्होंने बात की, फिर उनका ओके गो इन द रिकॉर्डिंग रूम। तो अब मैं बॉम्बे लैब के उस बूथ में जाके खड़ा हुआ जिसमें सारे बड़े दिग्गज सिंगर्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे रफी साहब हो, चाहे किशोर कुमार साहब हो, लता जी हो, आशा जी हो, ये सब वहां जाके उस बूथ में खड़े होके गाते थे। वो बूथ जाहिर साउंड प्रूफ सेपरेट कर दिया जाता था क्योंकि उस वक्त पूरे हॉल में लाइव इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बैठते थे, एकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट वाले। तो शाम कहाँ पढ़ो, मैंने पढ़ा। शमापा भी थी, शमा देवी साहब, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा स्टाइल में पढ़ो। मैंने अपने थिएटर वाले ट्रेनिंग थी तो मैंने पढ़ दिया, लिखा सिकंदर। कहा इसको और फोर्स से पढ़ो, मैंने और फोर्स से पढ़ दिया। आज जब वो और फोर्स से पढ़ा तो उसमें ये हुआ कि अच्छा ये कर दिया। तो फौरन उन्होंने बोला कि जैंगो अपने वनराज ने अपने सारे म्यूजिशियंस को काम पे लगाया और उन्होंने कहा कि चलो इसमें म्यूजिक डालो। तो सब ने, किसी ने ड्रम, किसी ने, तो सडनली वो जो था वो धम 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 पूरा जो एक सिंपल वॉइस ओवर में करने गया था वो सडनली एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रेटेड पीस हो गया। और खैर रिकॉर्ड हुआ, हाँ अच्छा गुड फाइन, मैं अपने चाय पी के वहां से चला। उसके एक हफ्ते बाद श्याम बेनेगल साहब ने एक और बम गिराया। उनका यू हैव रिकॉर्डेड दैट सो यू विल हैव टू कम एंड शूट इट। ठीक है सर, उनका कैमरे पे तुम्हें ही करना है।